Hello and welcome to the ownership review of the all new XCV 9e। और फिलहाल हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और मेरे साथ हैं अंकल जो ओन करते हैं। फर्स्टली आपका इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सुखवीर सिंह शेखावत, नेवी वेटरन मार्कोज। ये जो गाड़ी मैंने 1 मंथ बिफोर परचेज किया था, नियर अबाउट 30th नवंबर को, और टुडे इज आल्सो 30th दिसंबर। 1 मंथ इस गाड़ी को लिए हुए मुझे हो गया है और मैंने 1 मंथ में इस गाड़ी को नियर अबाउट 7000 किलोमीटर रन किया है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो महिंद्रा ने जो XCV 9e गाड़ी मार्केट में लेके आए हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आने वाले फ्यूचर के लिए। काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये व्हीकल। और जैसा कि मैंने बताया आपको 7000 किलोमीटर, प्रिसाइजली 6781 किलोमीटर्स एक महीने में 30 दिन के अंदर। मतलब आप एक एवरेज डेली रन निकाल लीजिए। आप कल देखा जाए तो कितने आपने ट्रिप्स कर लिए, मतलब फ्रॉम जयपुर हम लगाएं तो कहाँ तक के? मैं जयपुर से दिल्ली, यानी मेरे ये 4th ट्रिप है। और उसके बाद कुछ वेडिंग सीजन के लिए भी मैंने इस गाड़ी को अभी यूज़ किया है। यानी जयपुर टू रेवाड़ी, जयपुर टू गुड़गांव, जयपुर टू पिलानी, तो काफ़ी मैंने मतलब काफ़ी चली है गाड़ी से ट्रेवल किया है। एग्जैक्टली ये मॉडल कौन सा है? टॉप एंड आई गेस। टॉप एंड वेरिएंट है। XCV 9e पैक 3 79 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में, विद फास्ट चार्जर। कॉस्टिंग आपको इसकी कितनी पड़ी? टोटल इस गाड़ी की कॉस्टिंग मुझे 32 लाख से एक्स शोरूम मैंने इसके लिए दिया है। और आफ्टर दैट 3.5 लाख रुपीज मैंने और ऊपर इस गाड़ी के ऊपर मैंने एसेसरीज वगैरह के लिए वो मतलब इट इंक्लूड्स क्या इसमें? मतलब इसमें मैंने 2 चार्जर एक्स्ट्रा लिए इसके लिए, बिकॉज ऑफ कि मेरा नेटिव प्लेस है जयपुर से 250 किलोमीटर है पिलानी। वहाँ पे मेरा ओन हाउस है, उधर एक चार्जर मैंने इंस्टॉल करवाया है और एक चार्जर यहाँ जयपुर में जहाँ मेरा रेजिडेंस है, जो करंट ये 3 किलोवाट वाला वो हुआ अभी, मतलब इंस्टॉल हो गया है। 11 किलोवाट वाला इंस्टॉल कर दिया गया है और उसका 7 किलोवाट वाला अभी बाकी है करना, वो होना बाकी है। अब हम इसके उस पे आए, ये क्या कहानी रही एग्जैक्टली? आप गए, मतलब आपको XCV 9 पसंद कैसे? आपने ऑप्शन क्या देखे होंगे? स्टार्टिंग में जब मैं शोरूम में गया महिंद्रा के में, तो मैं गया था XCV 700 परचेज करने के लिए, यानी बुक करने के लिए। बट वहाँ जाकर के मुझे एक ये डेमो पीस वहाँ पे रखा हुआ था शोरूम में। देन मैंने इस ट्रायल के लिए उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे ऑन द सेम डे मतलब एक टेस्ट ड्राइव की करवाई। और आफ्टर दैट मुझे लगा कि यस, फ्यूचर उसके लिए अगर अपने को जाना है तो फिर EV में जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि कॉस्ट इफेक्टिंग भी आप अगर देखते हो, गाड़ी एक बार परचेज करते हैं, आफ्टर दैट एवरी डे अपने को पॉकेट से कुछ न कुछ उसमें लगाना ही पड़ता है, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। करंटली आप ऐसे ओन कौन सी और दूसरी गाड़ियाँ करते हैं? मेरे पास एक करोला आल्टिज है, पेट्रोल गाड़ी है वो। और सेवरलो बीट है जो मैं अभी इससे पहले यूज कर रहा था। वो डीजल है? दोनों पेट्रोल है। तो कोरोला अल्टिस की क्या एवरेज आती होगी? उसकी करोला अल्टिस की 8 के करीब मतलब एवरेज देती है वो। तो अभी जो 7000 किलोमीटर आपने एक महीने में किया, वो अगर आप और दोनों गाड़ियों से करते हैं तो वो कितना ज़्यादा एक डिफरेंस बना देती? डिफरेंस इन द सेंस मैं खुद प्रैक्टिकल मतलब इस चीज़ के लिए गुजरा हूँ। मैं अगर कोरोला अल्टिस से इतना ट्रेवल करता तो नियर अबाउट 50,000 के करीब मैं पेट्रोल में लगा दिया होता अभी तक, मेरे खर्च हो जाते। और अगर ऐसे देखा जाए तो आपको क्या लगता है कितने लगे होंगे? चार्जिंग में अगर देखा जाए तो
अलग अलग चार्जर हैं। अगर आप डीसी चार्जर से अगर गाड़ी को चार्ज करते हैं तो उसमें कहीं पे 14 रुपये पर यूनिट के भी दिए हैं मैंने। हाँ। और कहीं पे 22 रुपये पर यूनिट के भी दिए जो डीसी चार्जेस हैं। हाँ। हाईवे या रोड पे जो भी एक्सप्रेस वे पे हैं उन पे इतना मतलब चार्ज लगता है प्लस जीएसटी। हाँ। बट जो घर पे अपना चार्जर है जो मैंने एक्स्ट्रा महिंद्रा से लिया है। हाँ। एक तो गाड़ी के साथ मिला मुझे। हाँ। और एक मैंने एक्स्ट्रा परचेज किया। तो उस चार्जर से अगर मैं गाड़ी को चार्ज करता हूँ तो मेरा टोटल कॉस्ट नियर अबाउट 500 रुपीज़, मतलब वन टाइम चार्ज के लिए 0 to 100। बट बाहर अगर वही चार्ज करवाता हूँ तो नियर अबाउट 1500 रुपये। 1500 रुपये में 500 किलोमीटर की रेंज। 500 किलोमीटर। हाँ, इट इज मोर लाइक सीएनजी कार्स अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो वो भी ऑलमोस्ट सेम 500-600 रुपये में 200 किलोमीटर चलती हैं। बट ये बाहर की चार्जिंग है, ये तो घर वाली तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। घर वाली बोलो तो मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर। और अगर यही सोलर हो किसी के घर पे तो और सस्ती हो जाएगी। अगर सोलर है तो फिर कॉस्ट बिल्कुल ही कम हो जाएगी, जीरो है। अच्छा, 2 हमारे चार्जर्स थे, फास्ट चार्जर, और वो उसकी कॉस्टिंग क्या आई? जो 11 किलोवाट है वो 75,000 कंपनी उसके चार्ज करती है। हाँ। और दैट 7 किलोवाट है उसका 60,000 रुपीज़। अच्छा, और इस पे फिर आपने एक मतलब पीपीएफ भी आपने बताया है? गाड़ी को लेने के बाद में मैंने इस गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करवाया। इस तरह से नहीं है, बाहर से करवाया मैंने। हाँ। तो वो इसलिए मैंडेटरी है कि कहीं पे भी अपन जाते हैं छोटा मोटा स्क्रैच गाड़ी पे डायरेक्ट मतलब नहीं लगे, ताकि वो पीपीएफ उसको वेयर करे। जब आप इतने 32 लाख या 35 लाख रुपीज अगर एक गाड़ी पे खर्च कर रहे हो तो वो भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, तो उससे अपनी गाड़ी की एक्स्ट्रा सेफ्टी है। हाँ, आप हाईवेज पे चल रहे हैं, आप महीने भर में अगर 7000 किलोमीटर हाईवे पे हुए हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन चिप्स भी लगते हैं, ट्रक वगैरह से एकदम से लग जाते हैं, गाड़ियों से लग जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके तो पीपीएफ मेक सेंस। हालांकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम के साथ मेरे को लगता है थोड़ी कम होनी चाहिए। वो 1 लाख कितना लग गया लगभग? मैंने 1,20,000 रुपये उस पीपीएफ के लिए एक्स्ट्रा मतलब पे किया है। और वो कितना साल का? 8 years का गारंटी दिया है उस पीपीएफ का। 8 years मतलब कुछ भी अगर गाड़ी में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वो रिपेयरेबल है वो। हाँ। और वो जो जहाँ से करवाया है उसने मतलब बाकायदा गारंटी दिया है कि आपको हम रिपेयर करके भी देंगे। और एवरी ईयर मतलब इसका मेंटेनेंस। ये वाली तो हमारी ये बात हो गई। अब ऐसी 3 चीज़ें, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो यूजुअली नहीं करता। अब ये वीडियो के थ्रू जो आदमी लेना चाहता है वो लेगा वो वाली चीज़ें देख के जो उनको पॉजिटिव दिखाई जा रही है। बट एज एन ओनर 7000 किलोमीटर आप चला रहे हो, राइट? मैं भी अभी अगर 80-100 किलोमीटर चलाऊंगा तो मैं वो चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं फेस करूंगा जो कि आपने करी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए या फिर आपको लगे कि ये थोड़ी सी ऑफ है। नेगेटिव इन द सेंस मुझे इस जो वेरिएंट जो महिंद्रा ने निकाला है XCV9E, इसमें मुझे नेगेटिव बहुत ही कुछ लग ही नहीं रहा है। इसमें कोई चीज़ नेगेटिव है। बट प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड? हाँ, प्रोडक्ट से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और बहुत ही बढ़िया इसका आउटपुट है जो कंपनी बता रही है। एक रेंज का ज़रूर है 656 कंपनी क्लेम करती है इस रेंज को। बट एट द ग्राउंड मतलब आपको ये 500 वन चार्ज में देगा। यानी कि कंपनी जो बता रही है वो 356 है, लेकिन मैंने इसको चेक किया है कि आपको 500 किलोमीटर वन चार्ज में ये गाड़ी देगी। और अगर उसको आप थोड़ा सा और कोशिश तरीके से गाड़ी को चलाते हो, स्पीड मेंटेन करके रखते हो इको टाइप पे, तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल मतलब जो एक्यूरेट जो आपको रेंज बताई है वहाँ तक डेफिनेटली ये क्रॉस कर सकती है। ये मेरे को इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस है।
जैसे मैंने इसको चलाया है। अगर हम इसको हाई स्पीड में चलाएंगे देन ये वो रेंज बिल्कुल 50% डाउन आ जाएगा। अच्छा, आपको मतलब जैसे आप पेट्रोल गाड़ी से इस पे आए तो आपको रेंज वगैरह का आपको लगा कि पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा सिंपल लगी या फिर इलेक्ट्रिक? मुझे अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लगी है पेट्रोल की बजाय। इस महीने में लगी कि पेट्रोल गाड़ी अगर अपन चलते हैं लेकर के तो आपकी ऑलवेज पैसा आपको इतना रखना पड़ेगा कि पेट्रोल डालना है। बट इस गाड़ी में अपने को जो फाइनेंशियली तौर पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि बोला अपने को इतने किलोमीटर चलना है तो इतना अपने को पेट्रोल डालना होगा। तो उस वजह से नेचुरली मतलब ये गाड़ी बहुत ही आपकी पॉकेट के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेगी। बट ये है कि वन टाइम आपको एक बार ज़्यादा पे करना है। आवाज़ नेगेटिव्स में एक आपने कंपनी वाला वो बताया था, हमारी बात हुई तो मतलब कंपनी को जिस चीज़ पे काम करना चाहिए एज एन ओनर, मतलब आपका ये मानना है कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए, वो क्या है इस चीज़ से, चार्जिंग से रिलेटेड? ये है कि अभी जो चार्जिंग का जो इशू है वो थोड़ा सा अभी सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। बिकॉज ऑफ कि कई बार मैंने देखा है कि मैं चार्जिंग स्टेशन पे गया तो वहाँ पे या तो चार्जर काम नहीं कर रहा है या फिर वो इन प्रोग्रेस है। तो जब तक अगर आपके पास सफिशिएंट रेंज नहीं रखते हैं अपन तो फिर ये थोड़ा सा रेंज एंजाइटी आपके दिल में आता है कि अभी आगे पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर सम टाइम क्या होता है कि हर चार्जर स्टेशन पे अलग अलग कंपनियों के चार्जर हैं तो उसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। और वो ऐप थोड़ा सा इरिटेट करता है कि अगर 10 हाईवे पे 10 चार्जर आ गए तो 10 ऐप डाउनलोड करो। अभी मोबाइल वैसे ही भरता रहता है। सेकंड फिर कई ऐप पे किसी तरह के हैं, कई किसी तरह के हैं। तो मेरा मानना ये है कि कंपनियों को इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए जो चार्जिंग इंस्टॉलेशन करते हैं कि एक ही ऐप में सारे चार्जर क्यों नहीं ऐड हो जाए। अगर ये चीज़ें ठीक कर ली जाए आगे आने वाले फ्यूचर में तो मेरे हिसाब से ईवी का मुकाबला कोई नहीं है। सही बात है। इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है कंपनी को। सभी कंपनियों से टाई अप करके कि भाई एक ऐप में सारे चार्जर क्यों नहीं चालू करने। जैसे पहले मोबाइल में था अपना हर एक मोबाइल का अलग अलग चार्जर होता था। बाद में अभी क्या है कोई भी चार्जर किसी मोबाइल से चार्ज हो जाएगा। टाइप सी कर दिया वाला है। अच्छा, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये तो हो गया चार्जिंग स्टेशंस के रिलेटेड। आपके साथ चार्जिंग के उसमें इशू वो वाला कुछ ऐसा रहा? कितना टाइम ले रही है और कितना टाइम आइडियली लेना चाहिए फास्ट चार्जिंग? और उसमें फास्ट चार्जिंग में ऐसा है कि अलग अलग किलोवाट के चार्जर हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे है अवेलेबल। 30 किलोवाट है, 60 किलोवाट है। बट जैसे 60 किलोवाट है उसमें 2 गाड़ियाँ लग गई तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें फिर टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। देन फिर गाड़ी अगर कोई और 1-2 गाड़ी लगी हुई है तो फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा जाता है इसमें चार्जिंग में। तो कुछ कंपनियों ने मतलब हाई वोल्टेज वाले चार्जर लगाए हैं 200 किलोवाट के। तो उसमें क्या आपकी गाड़ी एक घंटे में मतलब 0 to 100 चार्ज हो जाती है। तो उसमें कोई वैसा इशू नहीं आता है। बट फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, किया जा रहा है मतलब। बट 100% ये हुआ नहीं है। होने के बाद में फिर ईवी गाड़ी के लिए कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। और वैसे आप घर पे चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता है? हाँ, घर पे जब 11 किलोवाट से मैं चार्ज करता हूँ तो 7 आवर्स 0 to 100। अच्छा। बट 0 होता नहीं है बिकॉज ऑफ कि अपन 50% खत्म किया गाड़ी ने तो अपन 50% बचता है। तो फिर वो 3-4 घंटे में मतलब हो जाता है। यानी नाइट में जाके अपने घर पे चार्ज लगा तो सुबह आपको रेडी मिलेगा, फुल चार्ज हो जाएगी। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ये भी सही है। आपको मतलब चार्जिंग को लेके आपको कोई सच मतलब कोई शिकायत नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। विद इन मंथ ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चार्जर मतलब जगह जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं और उसमें कुछ कनेक्शन बाकी है देने। किसी का कनेक्शन बाकी है, किसी का कुछ है। तो धीरे धीरे आने वाले 2-3 मंथ्स में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नाइस। बाकी हैरियर ईवी को लेके आपका क्या विचार है? आपने देखी? बिल्कुल, मैं पहले
हैरियर के लिए भी गया था और उसका भी मैंने ट्रायल लिया और उसमें मैं जब अंदर बैठा गाड़ी में तो हैरियर में थोड़ा कंजेस्टेड लगा मुझे। अच्छा। हाँ, और इस कंपेयरिंग टू हैरियर और इस गाड़ी कि अंदर जब बैठने के बाद जो फीलिंग आती है कि खुलापन, ओपन, वो हैरियर में मुझे थोड़ा सा नहीं लगा। इसलिए मैंने मतलब इस गाड़ी के लिए गया। इसमें मतलब कंफर्ट है, काफ़ी स्पेसियस है और इस वजह से मैंने मतलब ये डिसीजन लिया कि मैं XUV9 ही। BE6 आपने देखी? BE6 भी मैंने देखा। BE6 के साथ क्या लगा? बट BE6 से ज़्यादा मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, बिकॉज ऑफ कि मैं जब मेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी तो मैं ज़्यादातर इसी के बारे में देखा इसको मैंने साइड लाइन हो गई कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ कि वो स्पोर्टी लुक था और कंपैरेटिवली छोटी भी थी इससे। बट फैमिली कार बोले तो उसके लिए तो यही बेटर था। इसका जो बैटरी पैक है वो इनबिल्ट मतलब चेचिस के साथ में ही है। वो जो डिस्प्ले में मैंने देखा था कि पूरी चेचिस जो बनाई है वो पूरी BYD के साथ में इनबिल्ट करके बनाई। BYD और वॉक्सवैगन, ये चीज बैटल्स वगैरह तो चाइना से ही लिए जाते हैं, बट उस चीज को अगर हटाएं तो ये इसका चेसी पूरा नया था। अच्छा, आपने एक 9S भी आई है अभी, वो उसको लेके आप XUV9S जो XUV जैसी पीछे कर दी 7 सीटर, आपको क्या लगा? वो इसी का एक सेकंड वेरिएंट है और सेम लेंथ, एवरीथिंग सेम है। बट उसमें क्या किया है कि 7 सीटर बना दिया है उसको। अगर वो 1 महीने पहले आ गई थी? नहीं, लॉन्च नहीं हुई जब मैंने लिया। अभी भी आई नहीं है प्रॉपरली मार्केट में, बट क्या अब अगर अभी होती तो फिर आप उसके लिए जाते? मैं उसके लिए नहीं जाता कि 7 सीटर बोले तो फुल फ्लैश 7 सीटर मुझे नहीं लगी, बिकॉज कि इसी को मॉडिफाइड करके उन्होंने उस चीज को बनाया है। और अगर लॉन्ग ड्राइव अगर जाते हैं 7 लोग तो कंफर्टेबल नहीं है। मैं काफी लॉन्ग ड्राइव भी गया हूँ 7 सीटर में, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगी। प्लस अगर अपन लगेज लेके जाना है साथ में तो फिर उसके लिए भी दिक्कत आती है। इसलिए मुझे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लेके कुल मिला के सेटिस्फेक्शन है कि ये बेस्ट है। अगर वो होती मार्केट में तो भी शायद आप यही लेते। हाँ, अगर वो पहले भी आती तो भी मैं आप इसी के लिए जाता। अच्छा, कुछ पॉजिटिव बातें तो मेरे को लगता है आप मतलब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पॉजिटिव बातें करने लगे तो। सबसे अच्छे फीचर्स बता दीजिए। चलिए, सबसे अच्छे फीचर्स इस गाड़ी के मुझे लगे, एक तो अपन कहीं पे भी कंजेस्टेड एरिया में पार्किंग करते हैं इसको, दोनों साइड में गाड़ी खड़ी है और इतना ही पार्किंग है कि मतलब उस गाड़ी को आप सिर्फ गाड़ी को पार्क कर सकते हो। और अगर फिर वो गाड़ियां पार्क हैं उसमें आप गाड़ी के बाहर आएंगे तो डोर नहीं खोल के उतर सकते। तो ये एक सबसे यूनिक फीचर इस गाड़ी में है कि आप बाहर खड़े होकर के और गाड़ी को भी बाहर रख करके पूरा अपना लगेज और गाड़ी से बाहर आकर के इस गाड़ी को रिमोटली अपन उस पार्किंग एरिया में इसको पार्क कर सकते हैं और उससे बाहर निकाल सकते हैं। और एक शायद ये पार्किंग वाला, आपको पार्किंग वाला जो ऑटोमेटिक पार्किंग, ऑटो पार्किंग, ये भी फीचर बहुत ही बढ़िया फीचर लगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना है और ऑटो पार्क जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क होनी चाहिए तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ पे पार्क हो जाती है उस फीचर से। बट उसके लिए आपको गाड़ी के आगे और पीछे 10 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो गाड़ी आपको वहाँ पे पार्क करेगी। क्योंकि इसको आगे जाने के लिए फिर बैक करने के लिए वो जगह चाहिए, यानी 10 मीटर एरिया आगे पीछे चाहिए। ऑलमोस्ट 5 मीटर की तो ये गाड़ी है, 4.7 कुछ मीटर्स की गाड़ी है ये, तो नेचुरली है कि बहुत है। हाँ, नेचुरल सी बात है, 10 मीटर का स्पेस चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब इस वीडियो को अगर कंक्लूड करने लगे और मैं आपसे रेटिंग के बारे में पूछूं तो आपको क्या लगता है महिंद्रा एज अ ब्रांड 10 में से कितने %? आफ्टर सेल्स सर्विस जो आपकी महिंद्रा प्रोवाइड करा रहा है 10 में से कितने?
नहीं, अभी तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। हाँ। अभी अगर मेरे से पूछा जाए थोड़ा सा तो- जल्दी है, बट फिर भी मतलब हाँ। है तो 1 महीना तो काफी जल्दी हो गया, बट फिर भी मैं 10 में से इसको 9 बिल्कुल दे सकता हूँ। महिंद्रा को। और 1% जो है वो थोड़ा सा इशू है। वो एक बार मेरी गाड़ी में स्क्रीन ब्लर हो गई थी। अच्छा। वो लेकिन एक ही बार अभी तक मुझे देखने को मिला है। वो हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है। हाँ। और वो ठीक किया जा सकता है मेरे हिसाब से। हाँ। वो कोई इतना बड़ा इशू मुझे लगा नहीं। हाँ। और आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया। तो इट इज वेरी नॉर्मल कि ये सारी चीजें महिंद्रा गाड़ियों में, मतलब महिंद्रा टाटा में आ जाती है। वो सॉर्ट हो गया था। हाँ, वो सॉर्ट आउट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। वो हो सकता, अभी तो नहीं आया है उसके बाद। एक बार मुझे ये हुआ था महसूस कि ये स्क्रीन कैसे ब्लर हुई। उसके लिए 1 नंबर हाँ, ये सॉफ्टवेयर अगर महिंद्रा सुन रहा है तो महिंद्रा 1 नंबर पे काम करे। और एक्चुअल में मेजरली मेरे को लगता है 80 to 90% महिंद्रा ओनर्स के साथ यही है। बस यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं महिंद्रा को थोड़ा सा एक बैकफुट पे रखती है, महिंद्रा टाटा दोनों को। नो डाउट दे हैव ग्रोन वेरी फास्ट पेस की। 4 सालों में आप महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा स्कॉर्पियो बनाते बनाते एकदम हाररॉक्स के सिस्टम बदल गए। आपके XUV 700 में एड्रीनॉक्स आया। अभी आपने EVs में आके एक मतलब रिवॉल्यूशन तो कर दिया, बट क्योंकि आपने बहुत तेज किया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सारी बहुत एक नेकिंग पिक्स हैं, ये मतलब सही हो जाए तो मेरे को लगता है कि वो जो एक महिंद्रा का भी चला आ रहा है ना, जो 1 नंबर रहा, वो 1 नंबर निकाल सकता है। प्रोडक्ट 10 में से 10। बिल्कुल, प्रोडक्ट कोई इशू नहीं है। 10 में से 10। 10 में से 10। और एक जो चीज़ मेरे को ये लगती है, ये मैंने जब ये गाड़ी आई नई तब से मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी, मतलब इज इट हेड टर्नर? आप लेके निकलते तो आपको ऐसे हुआ होगा कि मतलब लोग एकदम से ऐसे देखें। बिल्कुल, ये बहुत बार मतलब मैं गाड़ी को कहीं भी पार्क करता हूँ तो एटलीस्ट 2 से 4 लोग वहाँ आ ही जाते हैं। जो कि मतलब आकर के पूछ लेते हैं कि ये कितने की गाड़ी आई, इसमें क्या क्या फीचर्स है। मतलब हेड टर्न है इस गाड़ी के लिए। और वो शायद मेरे हिसाब से रहेगा भी। मैं जब तक ये बहुत ज्यादा सड़कों पे आके और दुनिया के लिए कॉमन नहीं हो जाती तब तक तो मतलब वो रहेगा ही। BE6 मेरे को लगता है थोड़ी और ज्यादा है क्योंकि उसका थोड़ा डिजाइन वैसा है। और BE6 के साथ ये कि BE6 इतनी ज्यादा बिकी भी नहीं जितनी ज्यादा ये बिकी है, तो BE6 के साथ थोड़ा सा ये और ज्यादा रहेगा। जो होता है ना, जो ड्राइंग में बनाते थे और वो वैसी वाली डिजाइन ला चुके हैं। अच्छा, एक मेरे को जो 2 चीजें मेरे को लगी, एक ये जो बीच का जो हेडरेस्ट है, ये आपको लगा पीछे वाले इसमें? ये एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा बिकॉज ऑफ कि बहुत साइड मिरर भी है आपके, तो जरूरी नहीं है आप मिरर में पीछे ही देखें। तो ये कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ये हेडरेस्ट वाला भी मुझे तो नहीं लगा। और अगर है भी तो आप पीछे वाला एक निकाल दो आप। हाँ, तो कोई इश्यू नहीं। इसको अगर ये पहले की जो सेडान्स आती थी 2005-2006 की जो लग्जरियस सेडान्स आती थी, अब तो हम उसी पे चुके हैं लेवल पे कि ये सारी चीजें आप 20 लाख 30 लाख में दे दो। बड़ा सिंपल। पहले की जो मर्सिडीज और BMW जो आती थी 2005-2006 की, उसमें ना एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो बस नॉर्मल बटन था। जैसे हम फ्यूल लिड खोलते हैं ना, उस तरह से क्या होता था, वो हेडरेस्ट ऐसे गिर जाते थे। बिल्कुल। तो वैसा एक अगर कुछ एक इनोवेशन हो ना तो ये वाली चीज और ज्यादा ठीक हो जाएगी। एडास आप यूज करते हो? बिल्कुल। एडास बहुत ज्यादा या नॉर्मल थोड़ा बहुत? नहीं, नॉर्मल करता हूँ ऐसे कभी कभी, मतलब बाकी ऐसे कंटिन्यू रोड पे अभी जो फिलहाल जो चल रहा है कोहरा बहुत ज्यादा है अपने यहाँ। उसमें थोड़ा सा वो एडास वाला सिस्टम है, वो मतलब इतना वर्क नहीं करता है। अच्छा, उसके ऊपर अपन पूरा 100% नहीं कर सकते। हाँ, बाकी अच्छा है एडास सिस्टम, प्लस आपका स्पीड लिमिट आप लॉक कर सकते हो इसमें। और लाइन असिस्टेंट इसमें है। काफ़ी अच्छे फीचर्स इस गाड़ी में दिए हैं। फीचरिस्टिक गाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो टेस्ला ने गाड़ी निकाली थी तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। और ये अपने मतलब इंडियन उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी निकाली है महिंद्रा ने, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि बहुत अच्छी गाड़ी है ये।
कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी इसके ऊपर काम भी कर रही होगी, सॉफ्टवेयर इशू वगैरह, और वो जितने ज़्यादा है नहीं। और सॉफ्टवेयर तो हो जाएगा, ये तो चीज़ तो ठीक हो जाएगी, बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी गाड़ी बहुत ही शानदार गाड़ी है, चलने में भी शानदार है और दिखने में भी शानदार है, और पिकअप भी बहुत अच्छा है। पेट्रोल डीजल से तो मैं बताऊँ बहुत ही बेटर है, हर साइड से बेटर है। वहाँ तब तक आप गियर डाउन करेंगे या गियर अप करेंगे, तब तक तो ये सेकंडों में मतलब क्रॉस कर जाएगी। वैसे देखा जाए तो नंबर 1। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी इसका ड्राइव रिव्यू भी करना है, तो अब इस पे कंक्लूड करेंगे। तो दैट्स एन ओनरशिप रिव्यू ऑफ XCV 9e फ्रॉम अंकल जी, एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम टच में हैं तो आई कैन टेल यू कि एज एन ओनर के पर्सपेक्टिव से जो एक्चुअल में कंडीशन, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताई जा सकती है। दिस इज नॉट अ मीडिया व्हीकल और आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर कि मैं आपको एक बढ़िया साइड ही बताई जाए। एक ओनर का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट इन अ कार, क्योंकि कार इज़ द सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कॉमन मैन। घर के बाद गाड़ी ही आती है। एक मेरा पॉइंट और है जी, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा। अगर महिंद्रा इस गाड़ी की कीमत में थोड़ा सा कट डाउन कर देती है, तो ये गाड़ी इतनी मतलब सेल आउट होगी कि कंपनी सोच भी नहीं पाएगी। थोड़ा सा उसके ऊपर अगर वर्कआउट और करे, मैं बोलता हूँ कि ये गाड़ी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है और हर आम आदमी के पास ये गाड़ी पहुंचे उस वे पे कंपनी को काम करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। थैंक्स फॉर थैंक यू।